नमस्कार मित्रों। जैसा कि पहले पार्ट में हमने इस पेपर के उस हिस्से को देखा था जिसे हमने बताया था कि आपको 10 क्वेश्चंस कल सॉल्व कराए थे, बहुत ही विस्तृत तरीके से हल कराए थे। और आज ही उस श्रृंखला के हम दूसरे पार्ट के साथ आपके समय पुनः हाजिर हैं। अगला प्रश्न है आपका, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक के रूप में आपका ऑप्शन है टैगोर, सरोजिनी नायडू, ज्योतिबा फूले और मोहम्मद अली। तो अगर हम बात करें टैगोर की, तो टैगोर की किताबों में गीतांजलि 1913 में लिखी गई, बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाइटहुड की उपाधि इनको मिली थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इसके अतिरिक्त इनका मानसी नाम की एक रचना है जो बहुत प्रसिद्ध है, और गोरा जिसको बैन किया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा। ये तीन रचनाएं टैगोर की सुपर मोस्ट हैं। और बात करें हम सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू की तीन रचनाएं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। एक है उसमें गोल्डन थ्रेशोल्ड, दूसरी रचना है द ब्रोकन विंग्स, और तीसरी है द बर्ड ऑन टाइम। इनकी तीन पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स, द बर्ड ऑन द टाइम। इसके बाद इनकी किताब है जो जिन्ना को लेकर लिखी गई है, उनको जिन्ना को एकता का राजदूत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। किताब का नाम है जिन्ना एकता के राजदूत। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की बहुत प्रसिद्ध किताब है। और गुलामगिरी के अतिरिक्त गुलामगिरी का प्रकाशन वर्ष भी एक बार आपको उधर पूछा चुका है, 1873 है। तृतीय रत्न इनकी बहुत बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। और एक रचना इनकी इशारा, और सबसे लास्ट में चौथी सबसे महत्वपूर्ण रचना जिसको इनके पूरे संपूर्ण दर्शन का सार कहा जाता है, वो है सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, ज्योतिबा फूले। अगली राइटर जो हमारे चौथे ऑप्शन है आपके मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना की जो किताब है वो जो प्रसिद्ध है वो कौन सी है? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने द ब्रेवन एट अ किंग, द ब्रेवन एट अ किंग नाम की किताब लिखी है। और ज्योतिबा फूले के साथ साथ हमने टैगोर की किताबें देखी, सरोजिनी नायडू की किताबें देखी, और ज्योतिबा फूले की किताबें देखी। ठीक है, तो हमने चारों ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखा। और अब इसके बाद आयोग जब भी कभी प्रश्न बनाएगा तो मैंने जो किताब आपको बताई उन्हीं में से कोई एक प्रश्न बार बार घूम के आपके सामने आता रहेगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो सबको पता है कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसके बाद 6 अगस्त 1952 का क्या महत्व है? तो CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। 1951 का क्या महत्व है? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई, लेकिन उसने विधिवत रूप से कार्य करना 1951 में प्रारंभ किया था। और 1 जुलाई 2015 इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक आपका पहले वित्तीय वर्ष हुआ करता था। अब इसको कृषि वर्ष के रूप में जाना जाता है। जो भी भारतीय किसानी का कृषक वर्ष है उसकी गणना 1 जुलाई से की जाती है। और 2015 में एक और अन्य महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वो थी प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत भी 2015 में ही हुई थी। 2015 में ही NIRF रैंकिंग भी शुरू हुई थी, और इसके द्वारा भारतीय संस्थानों को रैंक प्रदान की जाती है कि कैसे संस्थान है, कैसे वर्क कर रहे हैं। इस तरीके से अति महत्वपूर्ण है आपका नीति आयोग का प्रश्न। तो इस प्रश्न का जवाब है आपका 1 जनवरी 2015। अगला प्रश्न है, दलहन उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन में, दूध उत्पादन में और वर्तमान में गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य पर है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र प्याज उत्पादन में नंबर 1 पर है, गुजरात मूंगफली उत्पादन में और सूरजमुखी उत्पादन में नंबर 1 पर है। हमने फिर से देख लेते हैं मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, हम आपसे पहले ही वादा कर चुके हैं कि टेस्ट सीरीज का मतलब सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि सभी किताबों का जो सार है, जो आयोग आपसे पूछेगा, और आप क्या पाएंगे कि 30 पेपर के बाद लगभग हर प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज में ही करा दिया गया होगा, जो पेपर में आपको मैच करने को मिलेगा।
अगला प्रश्न है, भारत में किस मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या ऊसर मिट्टी? तो इसका सही जवाब है आपका जलोढ़ मिट्टी। और हम बात करें जलोढ़ मिट्टी की, तो ICAR के द्वारा भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों का दावा किया गया है। और ये प्रश्न विज्ञापन संख्या 50 में आयोग के द्वारा पूछा भी जा चुका है कि ICAR के द्वारा, इससे प्रश्न यह नहीं था, उससे सीधे पूछा गया था कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन था 4, 5, 8 और 6। आयोग ने उसका 8 ही माना था। और 8 ही ICAR के द्वारा इसकी स्थापना, ICAR की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। और ICAR ने मिट्टी के 8 प्रकार माने। वो प्रकार आप लोग सुन लीजिए। जलोढ़ मिट्टी, जिसको रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है और इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। लाल मिट्टी, जो तमिलनाडु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी, जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल केरल एवं कर्नाटका में है। इसकी बहुत बड़ी विशेषता होती है जो पेपर में पूछी जाती है अक्सर, कि उच्चतम तापमान पर और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में किस मिट्टी का प्रभाव सर्वाधिक होता है? तो आपका जवाब होता है लैटराइट मिट्टी। अगला है आपका शुष्क मिट्टी, फिर लवड़ी मिट्टी, पीट मिट्टी और फिर वन मिट्टी। इस प्रकार से 8 भागों में ICAR के द्वारा मिट्टी को बांटा गया है। ICAR की स्थापना 1963 में हुई थी। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दास प्रथा को पहली बार कब गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो दास प्रथा को लॉर्ड एलनबरो के द्वारा 1833 में पहली बार गैर कानूनी घोषित किया गया था। दास प्रथा के साथ साथ कई अन्य प्रथाएं हैं जिनको बैन किया गया, और ये जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। बात करें हम अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। संविधान सभा की स्थायी बैठक के रूप में 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 26 नवंबर 1949 इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय संविधान को लागू किया गया काफ़ी हिस्से को, और अंत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है 26 जनवरी 1950, सबको पता है। इस तरह से हमने संविधान का एक क्वेश्चन देखा और इसकी विधिवत व्याख्या को भी देखा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो सुपर मोस्ट प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि वित्तीय आपात की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो वित्तीय आपात, सबसे पहले हम जानते हैं वित्तीय आपात वास्तव में है कहाँ पर। तो इससे पहले जाने पहले आपको इसके जवाब बता देते हैं। आपके ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब है आपका अमेरिका। अमेरिका क्यों? सबसे पहली बात कि वित्तीय आपात की स्थिति हमारे संविधान में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की गई है। भाग 18 में वित्तीय आपात का जिक्र किया गया है। पहली बार वित्तीय आपात अमेरिका में क्यों जोड़ा गया? जब इसके हम इतिहास पर ध्यान देंगे तो हमको पता चलेगा कि अमेरिका में 1929 के आसपास महामंदी का दौर आता है। उस महामंदी के दौर से निपटने के लिए पहली बार वित्तीय आपात की घोषणा अमेरिका में की जाती है, और वहीं से फोटोकॉपी करके हमने वित्तीय आपात को अपने संविधान में स्वीकार किया है। हमारा दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से हमने संविधान में क्या लिया है? तो ब्रिटेन की जो संसदीय शासन प्रणाली है, एकल नागरिकता है, परमाधिकार लेख है और मंत्रिमंडल प्रणाली है। ये 4 अति महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो हमने ब्रिटेन से लिए हैं। फिर सुन लीजिए, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, परमाधिकार लेख और मंत्रिमंडल की प्रणाली, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। हमारा अगला ऑप्शन है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं जिनका जिक्र हमारे संविधान में 36 से लेकर 51 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। भाग 4 में इनका जिक्र किया गया है, और सुपर मोस्ट की हमारे सिलेबस में सीधे सीधे निर्देश तत्वों का भी जिक्र किया गया है। निर्देश तत्वों के तहत ही पर्यावरण को अनुच्छेद 48 का 1 के तहत संरक्षण प्राप्त है। इनके साथ साथ राष्ट्रपति के द्वारा कला साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले जिन 12 व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है, उसका जिक्र भी यहीं से लिया गया है, आयरलैंड से। और इसके साथ साथ राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा,
इसकी पूरी प्रक्रिया को भी आयरलैंड से ही स्वीकार किया गया है। हमारा चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जो सुपर मोस्ट है। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची का जो प्रावधान है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जिस प्रकार राज्य सूची और केंद्र सूची होती है, उसी प्रकार कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, उसका जो जिक्र है वो कहाँ से किया गया है, तो वो लिया गया है आपके ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची के साथ साथ प्रस्तावना की जो भाषा है, अब यहाँ बहुत ध्यान सुनिए, जो प्रस्तावना की भाषा है उसे भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन जो प्रस्तावना के शब्द हैं उन्हें लिया गया है अमेरिका से। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, वो प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। तो यह था हमारा प्रश्न नंबर 17। हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 कहता है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है। चूँकि सिलेबस हमारे सीधे लगा हुआ है संविधान का वो हिस्सा, तो हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है। सबको पता है भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में आपका है मौलिक अधिकार 12 से 35, और भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। और वास्तव में इस तरीके से हम इस चीज़ को देखेंगे। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19। अब आप कहोगे विज्ञान तो सिलेबस में है ही नहीं, आपने इस प्रश्न को डाला है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आयोग ने इस बार कई जगह कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाल दिए हैं विज्ञान के जो सिलेबस में नहीं है, और जब आंसर किया तो उनको डिलीट भी नहीं किया गया है। यानी हम विज्ञान के सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, पर जो सुपर मोस्ट फैक्ट्स हैं उनको भी अपने पेपर में एक आध क्वेश्चन के माध्यम से समाहित करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, वायरस की खोज किसने की थी। आपको ऑप्शन हैं इवानोव्स्की, रॉबर्ट हुक, अरस्तु या मेंडल। तो सही जवाब है आपका इवानोव्स्की। इवानोव्स्की ने 1892 में वायरस की खोज की थी। इसके बाद हम बात करें रॉबर्ट हुक की, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अरस्तु के बारे में कौन नहीं जानता। मेंडल को सब जानते हैं, जीन और मटर के माध्यम से उन्होंने इस सिद्धांत को क्लियर किया था मेंडल। हमारा अगला प्रश्न है आज का आखिरी प्रश्न, जिसकी हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। इसके बाद आखिरी 10 प्रश्न जो हमारे बचेंगे उसको हम देखेंगे कल के पार्ट में। उसके बाद हमारा अगला पेपर होगा फुल लेंथ, फिर उसकी हम 3 दिन में विस्तृत व्याख्या करेंगे। हमारा क्रम ये रहेगा कि एक भी दिन क्रम ना टूटे, बीच वैसे ही 10-12 दिन का गैप रहा, स्वास्थ्य बेहतर नहीं था, और हमारा उद्देश्य रहेगा कि आपको इस तरीके से पढ़ाएं कि आपके सिर्फ 15 से 20 मिनट आधे घंटे हों और आपका सब कुछ तैयारी होती चली जाए। हमारा आखिरी प्रश्न है आज का टेस्ट का, भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में विलियम रॉक्सबर्ग को जाना जाता है। सुपर मोस्ट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। ये प्रश्न आपको पेपर में मिल सकता है, या जीडीसी में या यूपीएससी 51 में। भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक को जानता है विलियम रॉक्सबर्ग को। अब आप पूछेंगे एस आर कश्यप का क्या योगदान है, इनको क्यों ऑप्शंस में दिया गया है। तो भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है एस.आर. कश्यप को। बात करें हम बीरबल साहनी की, तो भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक के रूप में प्रसिद्ध हैं आपके बीरबल साहनी, और एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से कौन नहीं जानता, मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं, और भारत को परमाणु बम से मजबूत किया भारत के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति में से एक रहे अब्दुल कलाम साहब। उनके साथ साथ एक और नाम जो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो उसका जवाब है आयंगर जी को। आयंगर जी को भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता कहा जाता है। इस ऑप्शंस को हम लोग दोबारा सुनेंगे। विलियम रॉक्सबर्ग को भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो एस.आर. कश्यप को भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है, बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म विज्ञान अर्थात फाइकोलॉजी का जनक कहा जाता है, तो अयंगर साहब को भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है, और कलाम साहब को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न। आपकी व्याख्या कैसे लगी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि पहले 5 टेस्ट सबके लिए फ्री रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, और आप लोग मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।